नवजात शिशु की देखभाल की प्रक्रिया का शिशु के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। यह प्रक्रिया एक देश से दूसरे देश, यहां तक कि एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नता रखती है, क्योंकि वहां के रीति रिवाज, आर्थिक और सामाजिक परिवेश, धार्मिक और सांस्कृतिक आस्थाएं, शिक्षा का स्तर आदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिशु के पालन पोषण को प्रभावित करते हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के परिवार में शिशुओं को दूध पिलाने के लिए स्वस्थ महिलाएं रखी जाती थीं, जिन्हें धाय मां के नाम से जाना जाता था। देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित रीति रिवाज जैसे मुहूर्त, आंचल खोलना या धोना, ग्रहों की शांति आदि प्रारंभ से ही स्तनपान में बाधक रहे हैं, जबकि मां का दूध शिशु के लिए संपूर्ण आहार के साथ साथ मां और शिशु के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। आइए इस कार्यक्रम के द्वारा इस संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ वर्षों से माताओं में स्तनपान के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है, जिसके प्रमुख कारण हैं शिशु आहार बनाने वाली कंपनियों, प्रचार माध्यमों जैसे पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा माताओं को प्रभावित करती हैं। इनके द्वारा निर्मित शिशु आहार मां के दूध का विकल्प सा बनता जा रहा है। काफी संख्या में महिलाएं घर की चारदीवारी से निकलकर कार्यालयों, खेत खलिहानों एवं कारखानों में कार्य करती हैं, जिसकी वजह से वे अपने शिशु को स्तनपान कराने में असुविधा अनुभव करती हैं। एकल परिवार में रहने वाली महिलाओं को मजबूरन अपने शिशुओं को झूला घर यानी क्रश में छोड़ना पड़ता है। शहरीकरण के कारण एकल परिवार विकसित हो रहे हैं, जिससे स्तनपान की प्रवृत्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्राय देखा गया है कि विकसित देशों में जहाँ महिलाएं शिक्षित हैं, नवजात शिशु को स्तनपान कराने के प्रति जागरूक हैं, जबकि विकासशील देशों में शिक्षित महिलाएं शिशु के स्तनपान के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। वे डिब्बा बंद दूध पिलाने में अधिक विश्वास करते हैं। उनकी धारणा है कि स्तनपान से उनके शारीरिक सौंदर्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और उनके स्तन बेडौल हो जाएंगे। इस भय से वे स्तनपान के प्रति उदासीन हैं। महिलाओं का स्तन एक दूध स्राव करने वाली ग्रंथि है और इस ग्रंथि के अंदर अलग अलग प्रकार के टिश्यूज होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के टिश्यूज होते हैं, जो जिसे एक तो प्रकार है ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसके अंदर दूध निर्माण होता है, और दूसरा टिश्यू है सपोर्टिव टिश्यू, जो कि इसका शेप या उसको आकार देता है और उसको ग्लैंड्स को सपोर्ट देता है, जिसके कारण दूध निकलने में भी मदद होती है और स्तन का आकार भी बना हुआ रहता है। स्तन का एक मुख्य टिश्यू है ग्लैंडुलर टिश्यू, या जिसमें दूध स्राव के लिए गठाने या छोटे छोटे ग्लैंड्स होती हैं। और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं, जिसको एल्वियोलस यानी उसका सबसे छोटा भाग होता है, उसको एल्वियोलस कहते हैं। हर एल्वियोलस के लिए एक छोटी नलिकाएं होती है, जो इसका स्राव लेकर आगे चलकर बड़ी नलिका में जाती है। तो डक्ट्यूल्स और डक्ट ये सब मिलकर एक लैक्टिफेरस डक्ट बड़ी वाली नलिका बनाते हैं, और ये नलिकाएं आगे जाके साइनस या एक जैसे तालाब जैसा बन जाता है छोटा छोटा, जिसके अंदर दूध भरा जाता है। और ये दूध, ये ऐसे कई गठाने इसमें हैं। इस तरह से पूरा स्तन 20 खंडों में बटा गया है, और ये 20 खंडों की नलिकाएं अलग अलग चलकर निपल के पास आकर इकट्ठा होती है, जहाँ से दूध निकलने में मदद होती है। ग्लैंडुलर टिश्यू के अलावा स्तन के अंदर सपोर्टिव टिश्यू भी होता है, और ये सपोर्टिव टिश्यू के अंदर कुछ रक्तवाहिनियाँ हैं, कुछ स्नायु हैं और मांसपेशियाँ हैं, जिसके संकुचन से दूध निकलने में बहुत मदद होती है।
और इसके साथ साथ फैट यानी वसा, वो टिश्यू भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण उसको आकार आता है। तो ये यहाँ पे आप चार्ट में भी देख रहे हैं कि ये तो हमने अभी देख लिया ग्लैंडुलर टिश्यू पूरा। जैसे ये लैक्टिफेरस डक्ट है, उसके आसपास जितना भी ये गुलाबी भाग देख रहे हैं, ये सब सपोर्टिव टिश्यू है। और इस सपोर्टिव टिश्यू के अंदर मांसपेशियाँ है और रक्तवाहिनी है, कुछ तंतु है, फाइबर्स है और नर्व्स है, यानी कि जो मस्तिष्क को पूरा उसकी जानकारी देगा कि अभी बच्चा दूध पीने लगा है और दूध निकलना है। ये जो सिग्नल्स बोलते हैं या उसके सूचक जो वाहिनी होती है, नर्व्स, उसका भी बहुत जाल यहाँ पे फैला हुआ रहता है। ये पूरा जो हिस्सा है, ये ऊपर से हमें ऐसा काले रंग का दिखता है, जो चूसनी के पीछे, तुरंत पीछे एक काले रंग का ऐसे हिस्सा दिखता है। उसके अंदर, उसके नीचे ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, ये चूसनी के पीछे और काले हिस्से के नीचे, उसमें ये सारे इसका जाला है, जो मैंने अभी नर्व्स का जाला बताया तथा मांसपेशियों का जाला बताया, और ये लैक्टिफेरस डक्ट उसके आसपास। तो ये सारे उसके दूध निकलने के लिए एक सूचक होते हैं और ये सारी जानकारी भी देते। जैसे बच्चा यहाँ निपल और ये एरियोला के ऊपर अपना मुंह दबाएगा, वैसे ही ये जानकारी यहाँ इस नर्व को बोलते हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व आप जानते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण क्रेनियल नर्व है, जिसके द्वारा मस्तिष्क तक इसकी सूचना जाती है। उसके तंतु यहाँ तक होते हैं। दूध बनने के लिए दो हार्मोन्स की बहुत ही आवश्यकता होती है। ये दो, हाँ, मुख्य रूप से दो जो हार्मोन्स हैं, उसका नाम है प्रोलैक्टिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ये दोनों ही स्नायु तंत्रिकाओं के अलावा एक मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिससे कि दूध बनता है और दूध निकलने भी मदद होती है। सफल तरीके से स्तनपान कराने के लिए कुछ रिफ्लेक्सेस का होना जरूरी है। ये इसमें से माँ के अंदर दो महत्वपूर्ण रिफ्लेक्सेस होते हैं, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स और ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। आइए हम देखेंगे कि दूध एक्चुअली बनता कैसा है। और माँ का दूध तभी बनना शुरू होता है जब प्रोलैक्टिन सिक्रेट होगा या प्रोलैक्टिन निकलने लगेगा, और प्रोलैक्टिन तभी निकलेगा जब बच्चा निपल और ये एरियोला के ऊपर अपना मुंह रखेगा और उसको दबाकर चूसना चालू करेगा। तभी वहाँ की स्नायु तंत्रिकाओं में के साथ एक संदेश माँ के मस्तिष्क में, ये हाइपोथैलेमस करके एक ग्लैंड है और उसी के पास एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के तरफ संदेश पहुंचता है और वहाँ से प्रोलैक्टिन निकलना चालू होता है, जो कि यहाँ के जो ग्रंथियाँ हैं स्तन की, उसके ऊपर एक्शन करके उसके ऊपर उसका काम होकर और दूध बनना चालू हो जाता है। अब हम सोच सकते हैं कि ये जो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स जो इतना महत्वपूर्ण है, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए। बढ़ावा तभी मिल सकता है जब ये बच्चा बार बार दूध पिएगा, तब ये बार बार संदेश उसके मस्तिष्क पे जाएगा और ज़्यादा ज़्यादा प्रोलैक्टिन निकलकर दूध अधिक स्त्राव होगा। दूध बनने के लिए प्रोलैक्टिन बहुत महत्वपूर्ण है और दूध बाहर निकलने के लिए ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण है। यह हार्मोन भी माँ के मस्तिष्क में जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी नाम की एक ग्रंथि है, उसमें से निकलता है। अब ये कैसे निकलता है हम देखेंगे। जैसे ही बच्चा माँ के गोद में आ जाता है और बच्चा अपना मुंह माँ के स्तन पे लगाता है और उसके निपल को मुंह के अंदर लेता है, वैसे फिर से ये स्तन में जो स्नायु तंत्रियाँ रहती है, वो उसका उसकी सूचना लेकर जाकर माँ के मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि है, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी नामक ग्रंथि के ऊपर भी उसकी सूचना जाती है।
और वहाँ से ऑक्सीटोसिन नाम का यह महत्वपूर्ण हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन आकर ये जो हमने यहाँ पे सपोर्टिव टिश्यू के अंदर स्नायु रहते हैं, तंतु रहते हैं और फाइबर, उसके ऊपर इसका एक्शन होता है, क्रिया होती है और वो दबाकर दूध बाहर निकलने में मदद करते हैं। इस तरह से ये ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स है। अब इस रिफ्लेक्स को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? इस रिफ्लेक्स को बढ़ावा तभी मिलेगा जब माँ अपने बच्चे को ममता रूपी इससे बहुत प्यार से अपने पास लेती है, उसको बच्चा दिखता है और वो बच्चे का आवाज़ सुनती है, उसकी खुशबू भी उसको आती है और ये सारी चीज़ें इसको और बढ़ावा देने में बहुत उपयोगी है। माँ के अंदर दो महत्वपूर्ण रिफ्लेक्सेस होते हैं, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स और ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। उसी प्रकार से शिशु में 3 रिफ्लेक्सेस महत्वपूर्ण है और ये एक प्राकृतिक रिफ्लेक्सेस है, जैसे कि रूटीन रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स और सॉलोइंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स यानी कि बच्चा अपने आप निपल और स्तन के ऊपर का जो एरियोला होता है उसे ढूंढ लेता है। किस तरह से ये होता है? जैसे माँ का स्तन बच्चे के मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करता है, वैसे तुरंत ये रिफ्लेक्स, जो कि जैसे बताया मैंने प्राकृतिक होता है, वैसे बच्चा अपने आप जाकर चूसनी को या निपल को ढूंढ लेता है और अपना मुंह लेके जाकर उस एरियोला या जो काला हिस्सा है उसके ऊपर जाकर लगा देता है। इसे कहते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। जैसे ही कोई भी तरल पदार्थ बच्चे के मुंह में पहुंच जाता है तो वो उसे तालू पे जाकर चिपकता है, लगता है, और जैसे वो तालू के ऊपर लग गया वैसे ही उसको चूसने की प्रक्रिया चालू हो जाती है और शिशु दूध चूसने लगता है। इसे कहते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। जैसे ही बच्चे का मुंह किसी तरल पदार्थ दूध से भर जाता है, वैसे तुरंत वो निगलने की कोशिश करता है और इसे कहते हैं स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स या निगलने का रिफ्लेक्स। कोलेस्ट्रम ये पहला दूध होता है जो कि प्रसव के तुरंत बाद पहले 3-4 दिन तक माँ के स्तनों से निकलता है और यह दूध इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत से जीवन उपयोगी तत्व उपलब्ध होते हैं। कोलेस्ट्रम एक गाढ़ा पीले रंग का दूध होता है और ये हर बार 15 या 16 बूंद के रूप से निकलता है और इस तरह से उसमें अधिक प्रोटीन, अधिक विटामिन ए और कुछ जीवंत कोशिकाएं भी निकलती हैं जिसे लाइसोजाइम्स या एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं और उसके साथ साथ WBC यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, ये सब भी जिंदा रूप से माँ के दूध में से कोलेस्ट्रॉम के रूप में बच्चे के मुंह तक और उसके शरीर में प्रवेश करती है और ये शिशु को बहुत से बीमारियों से बचाती हैं, जैसे कि विषाणु जैसी बीमारियां, जो वायरस फीवर्स रहते हैं या वायरल बीमारियां, उससे बचाती हैं। उसी प्रकार से जियार्डिया और ई कोलाई से होने वाले दस्त और कुछ वायरसेस से होने वाले श्वास के रोग, इन सबों से बच्चे में इम्यूनिटी या रोग निरोधक शक्ति प्रदान करते हैं। माँ के प्रथम दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसका स्राव 2 से 3 दिन तक होता है और इसका स्थान बाद में दूध ले लेता है। आइए ये जानें कि माँ के परिपक्व दूध में कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। माँ के परिपक्व दूध में प्रोटीन की कुल मात्रा 1.2% होती है, जिसमें कैल्शियम 0.3%, लैक्ट एल्बुमिन 0.5% होता है। वसा की कुल मात्रा 4.0% होती है,
और लियोनिक एसिड मस्तिष्क के विकास के लिए पर्याप्त है तथा कोलेस्ट्रॉल 13.9% होता है। खनिज लवण जैसे कैल्शियम 344 मिलीग्राम, फास्फोरस 141 मिलीग्राम और आयरन 0.5 मिलीग्राम होता है। विटामिन ए, बी और सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। प्रतिरोधक तत्व जैसे म्यूकोसाइड, लैक्टोफेरिन, बिफिडस फैक्टर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पानी 88.2% होता है। ऊर्जा 0.67 किलो कैलोरीज पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट 6.5 से 7.0% प्राप्त होती है। मां का दूध शिशु के स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम आहार है। मां चाहे बीमार हो या कुपोषण की शिकार हो, इससे उसके दूध की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होता। आइए देखें कि मां के दूध से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं। मां के दूध में जन्म से 3 माह तक शिशु के पोषण के लिए आवश्यक तत्व जैसे लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, एंजाइम्स, वसा और प्रोटीन इत्यादि संतुलित और पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए शिशु इस दूध को आसानी से पचा लेता है और स्वस्थ रहता है। मां के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। ये एंटीबॉडीज, ल्यूकोसाइट्स इत्यादि के रूप में होती है, जिनके कारण शिशु बीमारी से बचा रहता है और उसकी वृद्धि और विकास की प्रक्रिया सामान्य रूप से होती है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद दूध पिलाने से मां के मस्तिष्क की पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है और प्रसव के पश्चात होने वाले रक्तस्राव को रोकता है। स्तनपान करवाने से मां के शरीर की अतिरिक्त वसा या चर्बी कम हो जाती है। स्तनपान मां की शारीरिक स्थिति को पूर्ववत लाने में सहायक है। स्तनपान से मां और शिशु के बीच स्वाभाविक बंधन मजबूत होता है तथा मातृत्व की छांव में शिशु का सर्वांगीण विकास होता है। स्तनपान कराने वाली महिला को यह नहीं सोचना पड़ता है कि दूध गर्म करना है, फिर ठंडा करना है, शक्कर मिलाना है और दूध पिलाने के लिए आवश्यक बर्तनों की व्यवस्था करनी है। ये सब परेशानियां स्तनपान कराने से खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। प्रसव के तुरंत बाद कई महिलाएं, कई माताएं अपना दूध बच्चे को नहीं पिलाती हैं और उसका मुख्य कारण उनके हिसाब से यह होता है कि अभी दूध आया नहीं है। लेकिन प्रसव के आधे घंटे के भीतर ही बच्चे को मां के स्तन से लगाना जरूरी है और यही मां का स्तन लगाने के से मां के शरीर में जो ग्रंथियां हैं वह एक्टिवेट होती हैं और बच्चे के लिए मां के स्तन से दूध निकालना शुरू हो जाता है। जो बच्चा स्तन चूसता है उसके कारण कुछ हार्मोन्स पैदा होते हैं और ये हार्मोन भी दूध को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होते हैं। माँ बच्चे को अपने पास दूध पिलाने के लिए ही नहीं, वैसे भी सारा वक्त रखती है और उसे रखना चाहिए। और जब दूध पिलाती है यह एक बहुत ही उसके लिए प्यार भरा समय होता है और जब दोनों अपने एक साथ होते हैं तो उसके कारण उनमें आपस में एक बंधन, अच्छा स्नेह भरा बंधन भी पैदा होना शुरू हो जाता है। शुरू से जब हम बच्चे को माँ के स्तन से लगाते हैं तो जब बच्चा दूध पीना शुरू करता है उसके बाद में जब बच्चे को जरूरत होती है तब वह दूध के लिए रोता है और उसको दूध पिलाया जाना चाहिए। उसके कुछ दिनों में ही बच्चा अपना समय तय कर लेता है और जब उसे भूख लगती है तब वह दूध पीना शुरू कर देता है। इसको हम लोग डिमांड फीडिंग करते हैं। शुरू में बच्चा 5 या 10 मिनट तक दूध पीता है और उसके बाद में वो या तो सो जाता है या थक जाता है। उसके बाद में कुछ में देर में वो 10-15 मिनट तक पीता है या 20 मिनट तक भी पी सकता है और फिर छोड़ देता है। इस तरह वो अपना आप ही अपना समय बना लेता है।
और इसके बाद में माँ को यह चाहिए कि एक स्तन के बाद में दूसरे स्तन से जरूर दूध पिलाएं, और यदि इस बीच में बच्चा सो जाता है तो दोबारा जब भी दूध पिलाने के लिए आवश्यकता होती है तो वह दूसरे स्तन से अपना दूध पिलाएं। कई बार महिलाएं इतना थक जाती हैं कि वो रात के समय बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि रात के समय बच्चे को दूध जरूर पिलाएं, क्योंकि रात के समय प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन होता है वह ज्यादा होता है, और यह प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध की सप्लाई बढ़ाने के लिए, दूध की ज्यादा बनने के लिए बहुत आवश्यक होता है, और इसलिए रात को दूध अवश्य पिलाएं। स्तन की सफाई केवल स्वच्छ साधारण पानी से करना चाहिए। साबुन से बार बार स्तनों की सफाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे निपल एवं एरियोला की त्वचा सूख जाती है तथा कटने फटने की संभावना अधिक रहती है। स्तनपान कराने के लिए सबसे उत्तम स्थिति है माँ बिस्तर में बैठे एवं शिशु को अपनी गोद में लेटा कर रखे। माँ का एक हाथ शिशु के सर के नीचे होना चाहिए और शिशु का सर माँ की छाती की ओर होना चाहिए। नवजात शिशु का मुंह स्तन के करीब होना चाहिए। बच्चे का मुंह स्तन की ओर खुला होना चाहिए। शिशु का निचला होंठ बाहर की ओर मुड़ा हुआ होता है, जबकि ऊपर वाला होंठ एरियोला को ढके होता है। दोनों स्तनों से दूध पिलाने के बाद खड़े होकर शिशु को कंधे पर लें। उसकी पीठ पर धीरे धीरे थपकियां दें। इससे स्तनपान के दौरान जो हवा शिशु के पेट में चली जाती है वह बाहर निकल आती है। कुछ दवाइयां दूध पिलाने वाली मां के द्वारा उपयोग के लिए सुरक्षित हैं और कुछ थोड़ी मात्रा में ली जा सकती हैं, लेकिन कुछ दवाइयां स्तनपान कराने वाली मां के लिए असुरक्षित हैं, जो शिशु के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। ऐसी दवाइयों का उपयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए। आइए देखें कि ये दवाइयां कौन कौन सी। क्लोरोक्विन, एस्प्रिन, पैरासिटामोल, पेनिसिलिन एवं इरेथ्रोमाइसिन थोड़ी मात्रा में सुरक्षित है। सिप्रोस्पम, मेट्रोलाइडाइज, वैक्सीन एवं एंटासिड थोड़ी मात्रा में उपयोग करने से सुरक्षित है। अल्कोहल, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एवं कार्टिकोस्टेरॉइड सुरक्षित नहीं है। इन्हें पूर्णतः रोक देना चाहिए। मां और शिशु के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें शिशु को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। मां के लिए प्रतिकूल अवस्थाएं हैं स्तन की बीमारियां जैसे मैस्टाइटिस या ब्रेस्ट एब्सिस, मां को टीबी, गंभीर हृदय रोग, गंभीर एनीमिया और मिर्गी आने की बीमारी होना, मां का मानसिक रूप से अस्वस्थ होना। इसी तरह शिशुओं में भी कुछ ऐसी दशाएं हैं जिनमें स्तनपान नहीं कराना चाहिए। ये दशाएं हैं कम वजन और समय से पूर्व शिशु का जन्म, शिशु का कमजोरी की अवस्था में दूध ना पीना, शिशु का कटा हुआ ओंठ और कटे हुए तालू का होना। क्योंकि इस प्रकार के शिशु में सकिंग रिफ्लेक्स या चूसने की शक्ति पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, इसलिए शिशु को यदि स्तनपान करवाया भी जाए तो वो उसके लिए पर्याप्त नहीं होता। इससे शिशु कमजोर और कुपोषित हो जाता है। इस परिस्थिति में शिशु को स्पून फीडिंग करानी चाहिए। मां को इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि वो जुड़वा शिशुओं को सुगमता के साथ स्तनपान करवा सकती है। इन शिशुओं को फुटबॉल टेक्निक द्वारा स्तनपान कराया जाता है। मां को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जुड़वा बच्चों में जो शिशु कमजोर हो उसे उचित मात्रा में दूध पिलाना चाहिए। कम वजन के शिशुओं को संक्रमण से बचाने के लिए केवल मां के दूध का सेवन करवाना चाहिए। 34 सप्ताह या 1800 ग्राम वजन के शिशु में चूसने की शक्ति सामान्य होने के कारण ये बच्चे सीधे ही मां के स्तन से दूध का सेवन कर सकते हैं, किंतु 1600 ग्राम से कम वजन के शिशु स्तनपान नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन शिशुओं को ट्यूब द्वारा फीडिंग दी जानी चाहिए।
नलिका से दूध पिलाते समय प्रयोग की जाने वाली सिरिंज पर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। कमजोर शिशु रुक-रुक कर स्तनपान करते हैं। इन शिशुओं को मां स्वयं भी स्तनों को दबाकर शिशु को दूध पीने में मदद कर सकती है। माता अपने साफ हाथों से स्तनों के एरियोला के ऊपर दबाव डालती है, जिससे दूध निप्पल से बाहर निकलता है। इस दूध को एक साफ स्टील या कांच की कटोरी में एकत्रित कर बच्चे को दिया जाता है। तो अब तक आपने देखा कि मां का दूध ही शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। लेकिन जैसे जैसे शिशु शारीरिक रूप से बढ़ता है, उसके लिए मां का दूध पर्याप्त नहीं होता। इस कारण शिशु को करीब 4 माह की आयु से स्तनपान के साथ साथ अतिरिक्त आहार या ऊपरी आहार देने की आवश्यकता होती है। अब हम देखें कि इस ऊपरी आहार में शिशु को कौन कौन से भोज्य पदार्थ कब कब किस रूप में देना चाहिए। वीनिंग शब्द का मतलब है कि मां के दूध के साथ साथ ऊपर का दूध और अन्य भोज्य पदार्थों का सेवन शुरू करवाना। सामान्यतः 4 माह की उम्र से शिशु की मांसपेशियां अधिक क्रियाशील हो जाती हैं और शिशु का विकास शीघ्रता से होता है। इस समय शिशु की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति सिर्फ मां के दूध से नहीं हो सकती। ऐसे समय में शिशु को ऊपरी आहार देना शुरू करना चाहिए। मां को स्तनपान कराना अचानक ही पूर्ण रूप से बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे स्तनपान कम करना चाहिए और ऊपरी आहार की मात्रा बढ़ानी चाहिए। पहले सुबह का स्तनपान बंद करना चाहिए, फिर क्रमशः दोपहर और रात्रि का स्तनपान बंद करवाना चाहिए। स्तनपान बंद करने की प्रक्रिया के दौरान शिशु को स्नेह और ममत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ताकि वो मां की कमी महसूस ना करे। बोतल से दूध पिलाना शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। शिशु के स्तनपान संबंधी गहन प्रचार के बाद भी कई माताएं अब भी परिस्थितिवश अपने शिशुओं को बोतल से दूध पिलाती हैं, जो नितांत अनुचित है। इन परिस्थितियों में शिशु को स्पून फीडिंग कराना चाहिए। 4 माह के स्तनपान करने वाले शिशु को तरल पेय पदार्थ और ऊपरी दूध तथा 6 माह से ठोस आहार देना शुरू करना चाहिए। कुछ शिशुओं को ऊपरी आहार से एलर्जी हो सकती है, क्योंकि शिशु की आंत बाहरी प्रोटीन को पचा नहीं पाती। घर पर मां साफ सफाई का ध्यान रखते हुए शिशु के लिए कम खर्च में आहार स्वयं निर्मित कर सकती है। ये सस्ते एवं पौष्टिक होते हैं। 1 वर्ष की उम्र के पश्चात शिशु को 300 से 400 ग्राम तक ठोस आहार देना चाहिए तथा इस अनुपात में मां का दूध एवं ऊपर का दूध 3/4 भाग तक देना चाहिए। शिशु को अन्न जैसे चावल, गेहूं, दाल एवं जौ आदि अर्धतरल अवस्था में देना चाहिए। खिचड़ी एवं डबल रोटी भी शिशु को दी जा सकती है। मसला हुआ पका केला, छोटे छोटे फल के टुकड़े जिसमें शक्कर न मिलाई गई हो देना चाहिए। संतरा, अंगूर, पपीता, चीकू एवं सेब का रस या जूस भी शिशु को दे सकते हैं। उबली हुई सब्जियां जैसे गाजर, हरी मटर, आलू, पालक इत्यादि मसलकर शिशु को दी जा सकती है। इसे शिशु आसानी से पचा भी सकता है। उबले हुए अंडे का पीला भाग सब्जियों के साथ मिश्रित कर शिशु को देना चाहिए। प्रारंभ में आधा चम्मच देना चाहिए, जिससे ये ज्ञात हो सके कि बच्चे को इससे एलर्जी तो नहीं। इसके बाद पूरा 1 अंडा शिशु को दिया जा सकता है। 1 वर्ष की उम्र तक शिशु को अंडे का सफेद भाग नहीं देना चाहिए। हमने देखा कि शिशु को संतुलित आहार की आवश्यकता जन्म से ही होती है, बल्कि गर्भ में ही शिशु पोषक तत्वों की पूर्ति मां से करता है। प्रसव के पश्चात माता का प्रथम दूध, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, शिशु के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में
आम जनता में फैली भ्रांतियों का निराकरण करना भी बहुत जरूरी है। जन्म से 4 माह की आयु तक शिशु को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अर्थात शिशु को केवल मां का ही दूध देना चाहिए। शिशु जैसे जैसे आयु में बढ़ता है उसकी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में वृद्धि होती है, जिनके कारण इस समय उसकी पोषण संबंधी आवश्यकता बढ़ जाती है। इस आवश्यकता की पूर्ति उसे ऊपरी आहार देकर की जा सकती है। शिशु आहार संबंधी जानकारी प्रत्येक माता को देना आवश्यक है ताकि वो अपने शिशुओं का लालन पालन ठीक से कर सके। लालन पालन ठीक से होगा तो शिशु का संपूर्ण विकास सामान्य रूप से होगा और कुपोषण से होने वाली शिशुओं की असमय मृत्यु को रोका जा सकेगा।